हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अब तक दो लेक्चर में एक लाइन का ग्राफ देख लिया है और एक क्वाड्रेटिक ग्राफ देख लिया है। लाइन के ग्राफ के क्वेश्चंस भी देखे थे, क्वाड्रेटिक ग्राफ के भी क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम थोड़े ऐसे ग्राफ के देखने जा रहे हैं जो फंक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ सर्कल के ग्राफ, क्योंकि अगर मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था पैराबोला ग्राफ बोले तो वो क्वाड्रेटिक ग्राफ ही होते हैं। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, सर्कल के ग्राफ और हाइपरबोला ग्राफ हम बाद में देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ भी हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो उससे इंपॉर्टेंट जो तीन ग्राफ होते हैं जो हमें डेली यूज में या मतलब हमारे डेली मैथमेटिक्स में काम आते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करने जाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ आज हमारे ग्राफ का जो लेक्चर नंबर 3 है उसको देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। तो लेक्चर नंबर 3, चलिए तो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम तीन ग्राफ से डील करेंगे, जिसमें पहला ग्राफ का नाम है GIF, जिसको हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, दूसरा मॉड्यूलस फंक्शन, और मॉड्यूलस फंक्शन की इनकी प्रॉपर्टी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले ग्राफ के अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। थर्ड हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तीन ग्राफ को आज हम देखने वाले हैं। एक है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, तीसरा है हमारा सिग्नम फंक्शन। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्राफ इतना सही है, हमारे मन में आता होगा सर ग्राफ इतना सही है, इतनी मैंने आप इतना हम लोग इतना बोलते हैं ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है तो इतना ही है। नहीं बेटा, ग्राफ के क्वेश्चंस कब अच्छे हो जाते हैं, जैसे ही अगर मैं इन तीनों फंक्शन को और जो हमने पहले दो ग्राफ्स पढ़े थे लाइन और क्वाड्रेटिक को, अगर मैं उनमें अप्लाई करता हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को भी देखेंगे, उसमें अप्लाई कर देता हूँ तो क्या चेंजेस आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब देखा जाता है। ठीक है, ये हमारा जो 12th में जो फंक्शन होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 12th में हमें डोमेन रेंज, ग्राफ के डोमेन रेंज निकालने में, ठीक है, इनइक्वालिटीज निकालने में बहुत हेल्प होती है। ठीक है, तो जहाँ क्वेश्चंस में ये आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे बना देते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो जेई ज़्यादातर इन चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस करता है कि ये फंक्शंस में डाल देगा आपको, ये आपके ग्राफ के साथ मर्ज कर देगा, उसके बाद क्या चेंज होगा आप उसको देखना रहेगा। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं कि हम इन तीनों को पहले थोड़ा जान लेते हैं, इनका कहने का मतलब क्या है, इनके बेसिक ग्राफ बना लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जितना ग्राफ हमने पढ़ा है उनके ऊपर होने वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या उनमें फर्क पड़ेगा, वो सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आज हमारा काम क्या रहेगा, इस लेक्चर में आज हम इन ग्राफ, बेसिक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे कि क्या कहना चाहता है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन ग्राफ को आपस में मर्ज करने से क्या होगा, इन ग्राफ को दूसरे फंक्शन मर्ज करने से क्या होगा, वो उनकी स्टडीज हम बाद में करेंगे। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम साथ उनके साथ हम इनकी प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या कहनी चाहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हेडिंग डालिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो काम वही है, हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है, यानी हमारा एक्स वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वाई वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। काम तो वही है हमें, बट हम देख रहे हैं कि साथ साथ उनके अलग अलग काम क्या। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, साथ ही साथ स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसको हम दिखाते हैं y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x। ठीक है,
ये हमारा दिखाने का नोटेशन होता है कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे दिखाते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम दिखाते हैं y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x की मदद से, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, तो इसका कहने का मतलब क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहना क्या चाहता है, आप नाम ही बता सकते हैं क्या कि ये कुछ भी होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहना क्या चाह रहा है कि ये रिटर्न में हमेशा, या मैं क्या बोल सकता हूँ, रेंज में हमेशा हमें क्या देने वाला है, एक इंटीजर देने वाला है, हाँ कि ना। मतलब नाम ही शो कर रहा है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा हमें रिटर्न में क्या देने वाला है, एक इंटीजर देने वाला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है कि ये हमेशा हमें क्या देगा, एक इंटीजर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसका जो डोमेन होता है वो होता है R, और जो उसका रेंज होता है वो क्या होता है, वो एक इंटीजर होता है। चलिए, तो सर होता मतलब नाम ही बता रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो देख लेते क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें सपोज एक नंबर लाइन है, अगर मैं इंटीजर को लिख दूं 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। आप क्या करिए, इन इंटीजर के ऊपर एक वॉल खड़ी कर दीजिए। तो मैंने 0 पे खड़ी करी, मैंने 1 पे खड़ी करी, 2 पे खड़ा किया, 3 पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे। तो हमने हर एक इंटीजर के ऊपर एक वॉल खड़ी कर दी। सपोज कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर्सन खड़ा है, ठीक है। अगर सपोज एक पर्सन ऐसे खड़ा है, मैं हूँ एक पर्सन खड़ा हूँ, ठीक है। ये पर्सन को मैं थोड़ा जूम कर दे, सपोज मैं बन गया, ठीक है। अगर मैं अपने राइट साइड देख रहा हूँ, मतलब ये पर्सन अपने राइट साइड देखेगा तो इसको क्या दिखेगा, 0 दिखेगा, 0 वाली वॉल दिखेगी। अगर मैं अपने लेफ्ट साइड देख रहा हूँ तो इस वाले को क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड में इसको 1 दिखेगा, हाँ कि ना। इसको 0, इस साइड राइट साइड देखने से 0 दिख रहा है, लेफ्ट साइड देखने से 1 दिख रहा है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया तो मैं राइट साइड पे देख रहा हूँ तो मेरा 0 दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ तो मेरा 1 दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ तो एक वॉल है 0, उसके पीछे वाली है -1, उसके पीछे वाली है -2, उसके पीछे वाली है -3, उसके पीछे वाली है -4, सो ऑन जाता रहेगा, हाँ कि ना। चलिए, वैसे अगर मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूँ तो ये वाली है 1, उसके आगे वाली है 2, उसके आगे वाली है 3, उसके आगे वाली है 4, सो ऑन, हाँ कि ना। चलिए, अगर मैं बोलूँ ये जो 0 है अपनी सीरीज में, जो ये 0 है अपनी सीरीज में, -4 -3 -2 -1 0, ये 0 है वो अपनी सीरीज में कैसा है, ग्रेटेस्ट है, हाँ कि ना। ये जो 0 है वो अपनी सीरीज में कैसा है, ग्रेटेस्ट है। और यही जो 1 है तो वो अपनी सीरीज में कैसा है, वो लीस्ट है, दिख रहा है, बोल सकते हैं, हाँ कि ना। ये जो 0 है वो अपनी सीरीज में ग्रेटेस्ट है, और जो ये 1 है वो अपनी सीरीज में लिस्ट है। हमारा फंक्शन ही नाम बता रहा है, क्या बोल रहा है वो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम हमेशा कहाँ मूव करेंगे, हम हमेशा लेफ्ट साइड मूव करेंगे। मतलब वो कहाँ को मूव करेगा, वो ग्रेटेस्ट साइड की तरफ मूव करेगा। मतलब वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, अगर वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, हमेशा ग्रेटेस्ट साइड की मूव करेगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज मैं 0.5 पे खड़ा हूँ, 0.5 पे मेरे पास 0 जाना ज़्यादा बेटर है कि 1 जाना ज़्यादा बेटर है। 0 पे मुझे क्यों मिल रहा है कि 0 अपनी सीरीज में ग्रेटेस्ट है, तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, 0 पे चला जाऊँगा। 0.6 पे भी कहाँ जाऊँगा, 0 पे जाऊँगा। 0.7 पे भी कहाँ जाऊँगा, 0 पे जाऊँगा। 0.8 पे भी कहाँ जाऊँगा, 0 पे जाऊँगा। 0.9999999 तक कहाँ जाऊँगा, मैं 0 पे जाऊँगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 1 पे, तो मैं तो वॉल पे खड़ा हो गया ना, 1 तो खुद एक इंटीजर है, 1 तो खुद एक इंटीजर है, तो 1 पे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हम देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या कि अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ कि लेफ्ट साइड की तरफ। राइट साइड वाला जो नंबर होगा वो अपनी सीरीज में ग्रेटेस्ट है,
और जो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है वो अपनी सीरीज में लीस्ट है, हाँ कि ना। जो राइट साइड वाला नंबर है वो अपनी सीरीज में ग्रेटेस्ट है और जो लेफ्ट वाला नंबर है वो अपनी सीरीज में लीस्ट है, हाँ कि ना। तो मतलब हमेशा हमारा नंबर किधर की तरफ मूव करेगा, वो हमेशा हमारा नंबर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, हाँ कि ना। समझ में आया? क्योंकि नाम ही बता रहा है हमें निकालना क्या है, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब हमेशा किसकी तरफ मूव करना है, हमें ग्रेटेस्ट वाले इंटीजर की तरफ मूव करना है। तो एक बार इसको बना लीजिए, इस पर इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या कि हमेशा हमें ग्रेटेस्ट वाले की तरफ जाना है, मतलब हमेशा हम किसकी तरफ जाएंगे, वो लेफ्ट वाले की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, अगर ये फंक्शन लेस इंटीजर होता तो हम कहाँ जाते, राइट की तरफ जाते, है ना। चलो लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। चलिए तो हम देखते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है। तो हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। चलो तो देखो नंबर लाइन को बना देते हैं, ये हमारा 0, ये हमारा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से, अगर कोई पर्सन 0 पे खड़ा है, अगर कोई पर्सन 0 पे खड़ा है तो 0 पे तो 0 देगा, हाँ कि ना, ठीक है। अगर मैं 0.1 पे आऊं तो भी 0 देगा, 0.2 पे आऊं तो भी 0 देगा, 0.3 पे आऊं तो भी 0 देगा, 0.4 पे आऊं तो भी 0 देगा, 0.9999 तक क्या देगा, 0 देगा। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हाँ कि ना। हर बार 0.999 तक हमारा ग्राफ हमें 0 ही रिटर्न दे देगा, हाँ कि ना। चलो जैसे मैं 1 डालूंगा तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1.1 पे 1 हो जाएगा, 1.2 पे 1 हो जाएगा, 1.9999 तक 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 डालूंगा तो 2 हो जाएगा, 2.999 तक 2 रहेगा, 3 डालूंगा 3 हो जाएगा, 3.999 तक 3 रहेगा, 4 डालूंगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऐसा ग्राफ, हाँ कि ना, दिख रहा है। चलो अगर मैं -1 डालूंगा तो -1 पे तो -1 देगा, बोलो, -1 पे तो -1 देगा, नहीं, 0 पे 0 मिला, चलो ठीक है। -0.1 डालूंगा, आप देखो ध्यान से, थोड़ा लेफ्ट साइड पर ध्यान से देखना, बॉक्स ऑफ -0.1 डालूंगा तो -0.1, अगर मैं ये 0 है ये -1 है, मैं यहाँ खड़ा हूं तो कहाँ की तरफ जाएगा, वो 0 की तरफ जाएगा कि -1 की तरफ जाएगा। अगर मैं 0.1 ले रहा, -0.1 ले रहा हूं तो मैं उस वॉल से थोड़ा पीछे आ गया, तो उस वॉल से पीछे आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, हमेशा लेफ्ट साइड जाऊंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो -1 तक हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, फिर -2 मिलेगा, फिर -3 मिलेगा, फिर -4 मिलेगा। तो ये हमारा जो ग्राफ होता है ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। आप देख सकते हैं किसकी तरह बन रहा है, एक स्टेप्स की तरह बन रहा है कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, टप 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 टप,
तो स्टेप की तरह चलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसका नाम जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो इस टाइप के स्टेप्स बनने लग जाएंगे हमारे, हाँ कि ना, किसी को डाउट है कैसे बनाएं? तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, जो स्टेप की तरह जा रहे हैं, इसलिए हम, हाँ ना, तो हमारा ग्राफ बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऐसा ग्राफ। आप देख सकते हैं क्या, इसका जो डोमेन है, डोमेन इसका आर है, क्यों, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं जो हम नहीं ले सकते, हम सारी वैल्यू ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ उसका जो रेंज होगा, उसका रेंज हमेशा क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, हाँ कि ना। चलिए, तो इसी के अंदर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करें, अगर मैं बॉक्स x प्लस 1 करूंगा तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बॉक्स x माइनस 1 करूंगा तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम जानते हो कैसे हमें करना है, ठीक है, हमें आगे पीछे करना है, तो बॉक्स ऑफ x माइनस 1 एक स्टेप आगे चला जाएगा, बॉक्स ऑफ x प्लस 1 एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करते हैं वो तो हमें करना ही है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इन ग्राफ के ऊपर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें आज वो देखना नहीं है। आज हमें पहले बेसिक इनको बनाना सीखना है, इनके ऊपर बनाना सीखना है, तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ है हमारा, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, जो क्या बताता है कि आप इसके अंदर डोमेन कुछ भी लीजिए, ये आपको रिटर्न में हमेशा क्या देने वाला है, इंटीजर देने वाला है। और इंटीजर भी कैसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। बस इतना याद रखना कि हमेशा हम किसकी तरफ मूव करेंगे, हम हमेशा राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट साइड वाला जो नंबर होगा वो अपनी सीरीज में ग्रेटेस्ट होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होगा वो अपनी सीरीज में लोवेस्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा हम किसकी तरफ मूव करेंगे, ग्रेटेस्ट वाले की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया, हाँ कि ना। और सेकेंड थिंग हमें याद रखनी है, अच्छा यहाँ पे जो डाउट ये आता है, सर ये आपने दो टाइप के सर्कल बनाए हैं, एक होता है डार्क सर्कल, दूसरा बनाया आपने होलो सर्कल। डार्क सर्कल मतलब हम वो पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं, और ये होलो सर्कल क्या बताता है, हम वो पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सक्लूड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बोल सकता हूं कि डार्क सर्कल यानी क्लोज ब्रैकेट होता है ना, और होलो सर्कल यानी हमारा ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डार्क सर्कल क्या बता रहा है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं ले रहा हूँ, और होलो सर्कल क्या बता रहा है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मीन्स वो क्या है, वो हमारे कंसीडरेशन में नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर 1 है बट इसके अंदर 0.9999 नहीं है। पर्टिकुलर वैल्यू कहने का मतलब वो हुआ। वैसे ही अगर मैं बोलूँ इसके अंदर 2 है, इधर है बट इसके अंदर 2 नहीं है, इसके अंदर 2 इधर है, इसके अंदर नहीं है। तो पर्टिकुलर वैल्यू मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू को हम इंक्लूड कर रहे हैं कि एक्सक्लूड कर रहे हैं। समझ में आया। तो डार्क सर्कल क्या बताता है, अगर आपको क्लोज बताना है तो डार्क सर्कल से बताइएगा, अगर ओपन बताना है तो होलो सर्कल से बताइए ग्राफ में, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हुआ है, जिसका डोमेन हमारा आर होता है और जिसका रेंज हमारा होता है इंटीजर, ठीक है ना। तो दिख रहा है, इसको स्टेप फंक्शन और बॉक्स फंक्शन भी बोला जाता है। इसको बना लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही एक पार्ट होता है, मतलब इसी से बना हुआ वो फंक्शन है जो इम्पोर्टेंट है ना, जिसको हम अलग से भी पढ़ते हैं बाद में, बट फिर भी बनता इसकी मदद से ही है, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो हम क्या बोलते हैं, क्या जो नेक्स्ट फंक्शन इसी का एक सब पार्ट बोल सकते हो, वो है हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल फंक्शन है, इसी का एक पार्ट है, इसलिए इसको अलग से मैंने लिखाया नहीं, है ना। चलो, तो फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, इसको हम करली ब्रैकेट x से बताते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, x माइनस बॉक्स x के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, क्या बोल सकते हैं हम, तो जो हमारा जो नॉर्मल x होता है वो अपना इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस
फ्रैक्शनल फंक्शन के बराबर होता है, ये इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शनल फंक्शन यानी क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन हमारा x माइनस बॉक्स x के बराबर होता है, जहाँ पे बॉक्स x हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हाँ कि ना, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, और इसको हम फ्रैक्शनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ग्राफ देख रहे हैं वो किसका देखेंगे, हम फ्रैक्शनल फंक्शन का देखेंगे, क्योंकि वो बॉक्स x माइनस बॉक्स x के बराबर होता है। ठीक है, तो उसका ग्राफ जल्दी से बना के देख लेते हैं कहना क्या चाहता है, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन हुई, वही हमारी बात 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। चलो देखो, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर मैं x की वैल्यू पहले मैं बात कर रहा हूँ 0 से लेके 1 तक की, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, x की बात कर रहा हूँ मैं 0 से लेके 1 तक की, पहले मैं बात करता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 में हमें पता है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 में जो बॉक्स x होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, हाँ कि ना। x की वैल्यू 0 से लेके 1 में जो बॉक्स x होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं फ्रैक्शनल ऑफ x की बात करूं तो वो क्या है, x माइनस बॉक्स x है, तो मतलब 0 से 1 में सिंपली x हुआ। तो ये मैं बोल सकता हूं कि 0 से 1 में लेके ये y इक्वल्स टू x की तरह काम कर रहा है। तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ हम जानते हैं वो बनता है कुछ ऐसा, हाँ कि ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सीधी लाइन, हाँ कि ना। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 है, तो y इक्वल्स टू x जैसा ग्राफ बनेगा कब, जब हमारी x की वैल्यू 0 से लेके 1 में काम करेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा बॉक्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो हमारा 0 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया है ना। कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, जैसे 0.5 डाल लो, तो 0.5 क्या डालूंगा, 0.5 डालूंगा तो 0.5 का बॉक्स 0 होता है, तो आंसर तुम्हारा वही आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू यदि मैं 1 से लेके 2 डालता हूं, x की वैल्यू यदि मैं 1 से लेके 2 डालता हूं, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू मेरी 1 आएगी। तो मतलब मेरा जो फ्रैक्शनल ऑफ x होगा वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस x के बराबर होगा, सॉरी x माइनस 1 के बराबर होगा। x माइनस बॉक्स x होता है, हाँ कि ना। चलो, अगर आपको y इक्वल्स टू x माइनस 1 का ग्राफ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या करेंगे, जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 0, तो जैसे ही मैं 1 डालूंगा तो हमारा आंसर कहाँ आ गया, सीधा 0 पा के कूद गया। जैसे ही मैंने 1 डाला तो हमारा आंसर 0 पा के कूद गया, है ना, 1 माइनस 1 0। जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 डाला तो 0 पे आ गया, x की वैल्यू 1.1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। 1.2 डालूंगा तो 0.2 आ जाएगा, डॉट 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 1.999 डालूंगा तो 0.9999 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1.99 माइनस 1 तो 0.9999 आएगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से लेके वापस फंक्शन बढ़ेगा ऐसा, ये वापस ऐसा बनेगा, हाँ कि ना, दिख रहा है। हाँ कि ना, जैसे मैंने x की वैल्यू 1.9999 डाली तो मेरे ग्राफ की वैल्यू 0.999999 आ गई, हाँ कि ना। चलो आगे मैं बात कर रहा हूं, जब मैं x की वैल्यू क्या डालूंगा 2 से लेके 3 में, जब मेरा x की वैल्यू 2 से लेके 3 की अगर मैं बात करूं तो वापस जो मेरा बॉक्स ऑफ x होगा वो किसके बराबर होगा, वो 2 के बराबर होगा।
जो मेरा बॉक्स ऑफ एक्स होगा वो 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा फ्रैक्शनल ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, x माइनस 2 के बराबर होगा, हाँ कि ना। जब मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा तो वापस 0 आ जाएगा, 2.1 डालूंगा तो 0.1 आ जाएगा, 2.5 डालूंगा तो 0.5 आ जाएगा, डॉट 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 2.999 डालूंगा तो वापिस 0.999 आ जाएगा। तो मतलब वापिस हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, वापिस हमारा ग्राफ ऐसा जाने वाला है। हाँ कि ना, दिख रहा है ना। तो मतलब हमारा वापस ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसा जाने वाला है। तो सो ऑन, अगर मैं 3 से लेके जाऊंगा तो सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है। तो हमारे ग्राफ कैसे बनेंगे, ऐसे 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 हम बोल सकते हैं। हमने प्लस एक्स से ग्राफ बना लिया, हाँ कि ना। ग्राफ ऐसे बनेंगे, है ना, सीधी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल थोड़े स्लैंट होके, हाँ कि ना, 45 डिग्री बनाते हुए जाएगी, ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। चलो, ये तो हमने पॉजिटिव वैल्यू के बारे में लिखा। एक बार इसको इतना बना लो, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी बनाइए। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं, आगे बात करते हैं। अब जब मैं x की वैल्यू, नेगेटिव साइड आ जाते हैं, ठीक है। अब जब मैं x की वैल्यू की बात कहां से कर रहा हूं, x की वैल्यू की बात मैं -1 से लेके 0 तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ कि ना, कि 0 से 1 हमने बात कर ली। इसका जो बॉक्स x होगा वो क्या होगा, इसका जो बॉक्स x होगा क्या -1 के बराबर होगा, -1 से 0 में -0.1 -1 देगा, -0.2 -1 देगा, -0.5 भी -1 देगा, -0.9 भी -1 देगा। तो इसका जो बॉक्स x होगा -1 देगा कि नहीं देगा, देगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम एक बात जानते हैं तो फ्रैक्शनल ऑफ x जो होगा वो इस बार फंक्शन क्या बन जाएगा, x + 1 की तरह बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं x माइनस बॉक्स x होता है तो x + 1 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो, तो अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बोला x की वैल्यू, देखो जिस स्टेप से आप आगे गए उसी स्पीड से पीछे 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 आते जाओ। तो जो अगर मैं x की वैल्यू क्या डाल रहा हूं, 0 से जस्ट पहले कौन सी होगी, 0.0001, तो -0.0001 डालूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, -0 + 0.999 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 0.0111001 कितना आएगा, +0.9999 आएगा। अगर मैं -0.0002 डालूंगा तो क्या आएगा, +0.999, -0.3 पे +0.7, माइनस ऐसे करते करते -0.9 पे 0.1। तो इस बार जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा, प्लस ही देगा, बट इस बार जैसे जैसे x की वैल्यू घटेगी हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, फॉलो करते जाएंगे, तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी है जो मैं नहीं ले सकता, सारी ले सकता हूँ। तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है R, इसका बट रेंज होता है वो होता है 0 से लेके
1 ओपन ब्रैकेट। देख सकते हैं क्यों? क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा फ्रैक्शनल आ रही है। फ्रैक्शनल मतलब 0 से लेके 1, ना ग्राफ इसके ऊपर जा रहा है ना ग्राफ इसके नीचे जा रहा है, हमेशा ग्राफ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 से लेके 1 आ रही है। तो ये हमारा जो ग्राफ बना है ये बनता है हमारा फ्रैक्शनल ऑफ x, जिसको हम बोलते हैं x माइनस बॉक्स x के बराबर। तो इसको बना लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट ग्राफ पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स। देखो ये जो फंक्शन बने हैं ये मोर देन 2 टाइप्स के फंक्शन से मर्ज करके बने हैं सारे के सारे, इसलिए इनको स्पेशल फंक्शन बोले जाते हैं। ठीक है, इनका मतलब यूसेज ही अलग ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो y सिग्नम फंक्शन को हम बोलते हैं y इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन। इनको हम अकॉर्डिंग टू डोमेन डिवाइड, ये करना अगर आपने सीख लिया, अकॉर्डिंग टू डोमेन इनको डिवाइड करना सीख लिया तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। तो सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है, मैं आपको दूंगा +1 कब, जब आप मेरे अंदर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालोगे। मैं आपको दूंगा 0 कब, जब आप मुझे x की वैल्यू 0 दोगे। और मैं आपको दूंगा -1 कब, जब आप मुझे x की वैल्यू लेस देन 0 दोगे। बात समझ में आ रही है? सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है, मैं आपको दूंगा +1 कब, जब आप मेरे अंदर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालोगे। मैं आपको दूंगा वैल्यू -1 कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। और मैं दूंगा आपको वैल्यू 0 कब, जब आप मेरे को x की वैल्यू 0 देने वाले हो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ग्राफ कहना क्या चाहता है, अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ क्या कहेगा, ये हमारा वापस वही एक्सिस। तो जब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y क्या देगा, हमें एक 0 देने वाला है। x की वैल्यू 0 तो y भी हमें 0 देगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी तो ग्राफ हमें क्या देगा, +1 देने वाला है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 वैल्यू। और जब x की वैल्यू छोटी तो वापिस होलो सर्कल उससे लेके लेफ्ट साइड, तो ये -1। समझ में आया? तो ग्राफ सिंपल सा क्या कहना चाह रहा है कि आप मेरे अंदर अगर आप 0 दोगे तो मैं आपको 0 रिटर्न दे दूंगा। अगर आप मेरे अंदर 0 से बड़ी वैल्यू दोगे तो मैं आपको 1 दूंगा। अगर आप मेरे अंदर 0 से छोटी वैल्यू दोगे तो रिटर्न में मैं आपको -1 दूंगा। तो सिंपल सा ग्राफ है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सिर्फ इतना ही बोलता है। सिग्नम फंक्शन और कैसे बताता है, इसके अंदर कौन सा फंक्शन मर्ज है वो हमें तब समझ में आएगा, तब हम एक बार मॉड्यूलस फंक्शन देख लेंगे। तो पहले मॉड्यूलस फंक्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि एक टाइप का सिग्नम फंक्शन क्या है, एक टाइप का मॉड्यूलस फंक्शन ही है कि मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे मर्ज करा जाता है तो सिग्नम फंक्शन मिल जाता है। तो सिग्नम फंक्शन समझने पहले थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ देखेंगे और समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन के हमने क्या बोला कि अगर आप मेरे अंदर x इक्वल्स टू 0 डालोगे तो मैं आपको 0 दूंगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दोगे तो मैं आपको 1 दूंगा, और x की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 0 दोगे तो मैं आपको -1 दूंगा। तो सिंपल से हमारा सिग्नम फंक्शन यही बोलता है। आज हमने 3 टाइप के फंक्शन देखे। कौन कौन से देखे? एक देखा हमने सिग्नम, सबसे पहले हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जिसका डोमेन R होता है और जिसका रेंज क्या होता है, हमेशा इंटीजर होता है। वो हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा, वो हमेशा हमारे राइट साइड मूव करने की टेंडेंसी रखता है। क्यों? क्योंकि राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो अपनी सीरीज में
सबसे बड़ा होता है और लेफ्ट वाला नंबर जो होता है वो अपनी सीरीज सबसे छोटा होता है। उसके बाद हमने देखा फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, जो x माइनस बॉक्स x होता है और उसका जो रेंज होता है वो 0 से लेके 1 होता है, जहाँ पे 0 क्लोज ब्रैकेट में है, 1 ओपन ब्रैकेट में है और इसका डोमेन R होता है। तो अगर मैं सिग्नम फंक्शन के भी डोमेन की बात करूं तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन भी क्या होगा, सिग्नम फंक्शन का डोमेन भी R होगा। इसका जो रेंज होगा वो रेंज क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट -1 0 एंड 1 ही होगा। सिर्फ ये हमें 3 ही वैल्यू देने वाला है, जो नाम दिखाई रहा है फंक्शन क्या बोलता है, हमें या -1 देगा या 0 देगा या 1 देने वाला है। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है और ये सिग्नम फंक्शन का डोमेन भी R होता है और इसका रेंज भी क्या होता है, -1 से लेके -1 0 एंड 1 होता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो लास्ट फंक्शन हम देख लेते हैं आज का, जो कि है मॉड्यूलस फंक्शन। चलो, मॉड्यूलस फंक्शन यानी क्या है ना, मॉड्यूलस फंक्शन आप लोगों ने मॉड्यूलस बहुत सुना होगा कि मॉड्यूलस फंक्शन, तो इसको देख लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन यानी क्या। ठीक है, चलो, तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x कहने का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन है, कि ये क्या बोलता है कि आप मेरे अंदर चाहे पॉजिटिव वैल्यू दो या नेगेटिव वैल्यू दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूलस फंक्शन क्या बोलता है कि आप मेरे अंदर चाहे पॉजिटिव वैल्यू देने वाले हो या नेगेटिव देने वाले हो, हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है, बट मैं आपको उसका क्या कर दूंगा, उसी की पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। समझ में आया? जैसे कि अगर वो बोल रहा है कि आप मुझे 2 दोगे तो भी मैं आपको 2 दे दूंगा, -2 दोगे तो भी मैं 2 दूंगा, -3 दोगे तो 3 दूंगा, +3 दोगे तो भी 3 दूंगा। तो मतलब मॉड्यूलस फंक्शन क्या बोलता है कि आप मेरे अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू दो या पॉजिटिव वैल्यू दो, मैं आपको हमेशा रिटर्न में क्या देने वाला हूं, एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला हूं। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन का एक बहुत, इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोला जाता है, मॉड्यूलस फंक्शन को एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, उनको मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है। ठीक है, आप दूर जाते हो, जैसे डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हो वो मैटर करता है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप ऊपर गए, नीचे गए, आगे गए, पीछे गए, डिस्प्लेसमेंट में क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो मॉड्यूलस फंक्शन यही बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला हूँ। तो मॉड्यूलस फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत जगह यूज होता है ना, कि जहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसंट्रेट करना है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, तो वहाँ मॉड्यूलस फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन, सर आपने बोला कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन ये है कि आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू दे रहे हो तो भी ये पॉजिटिव दे रहा है, और अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। मतलब ये फंक्शन है ही क्या, अगर हम बात करें तो ये फंक्शन ही क्या है, तो ये फंक्शन कुछ नहीं है, हम बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू, ये फंक्शन है -x कब, जब x इज लेस देन 0 है, और +x कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। हाँ कि ना, हमने फंक्शन की अकॉर्डिंग टू डोमेन दो चीज बांट दी, क्या y इक्वल्स टू -x की तरह काम करेगा जब x इज लेस देन 0 होगा, और y इक्वल्स टू +x की तरह काम करेगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या बोलता है कि आपको किससे मतलब है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, नहीं पता। हमने क्या करा, हमने इस मॉड्यूलस फंक्शन को अंदर तोड़ के देखा, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि y इक्वल्स टू -x की तरह काम करेगा जब x इज लेस देन 0 होगा, और वही y इक्वल्स टू +x की तरह काम करेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, तो उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, पता करते हैं क्या कहना चाहता है। चलिए तो बना लेते हैं। तो इस पूरी कहानी को एक बार फिर से अच्छे से शॉर्ट में लिख लेते हैं तो बेटर होगा। ठीक है, तो हमने कौन सा पढ़ रहे हैं, लास्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन यानी y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x, यानी किसकी तरह काम करेगा, -x की तरह जब x इज लेस देन 0, +x की तरह जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ कि ना,
ओके, तो चलो हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बना लेते हैं, तो हमें दिख रहा है जो ये हमारा पर्टिकुलर ग्राफ है ये दो फंक्शन का मिक्सअप है। कौन कौन सा, मतलब इसके अंदर क्या है, एक तो y इक्वल्स टू -x है और दूसरा y इक्वल्स टू +x है। ठीक है, हमें दिख रहा है कि हमारा जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो दो ग्राफ से कंसिस्ट कर रहा है। एक है y इक्वल्स टू -x, दूसरा है y इक्वल्स टू +x। तो अगर हम इनको प्लॉट करें, हम जानते हैं y इक्वल्स टू -x ऐसा होता है, y इक्वल्स टू +x ऐसा होता है। ये हमारा y इक्वल्स टू +x है, ये वाला y इक्वल्स टू -x है, ये वाला y इक्वल्स टू +x है, ये वाला y इक्वल्स टू -x है ना। चलिए, हाँ कि ना, इतना समझ में आया? ओके, चलो अगर मैं बात करूं फंक्शन कहना क्या चाह रहा है, जब x की वैल्यू, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव x है, ये हमारा पॉजिटिव x है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू नेगेटिव है, तो फंक्शन कौन सा डोमिनेटिंग है, y इक्वल्स टू -x की y इक्वल्स टू +x। जब x की वैल्यू -x है तो फंक्शन कौन सा डोमिनेटिंग है, y इक्वल्स टू -x की y इक्वल्स टू +x। तो हमारा फंक्शन कौन सा डोमिनेटिंग है, y इक्वल्स टू -x। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि y जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब ये फंक्शन जो डोमिनेट कर रहा था उसका कुछ काम ही नहीं है, तो इसको मिटा दो, हाँ कि ना। ठीक है, वैसे ही जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन कौन सा डोमिनेट कर रहा है, y इक्वल्स टू +x। तो y इक्वल्स टू -x का काम ही नहीं है। तो हम यहाँ पे पहली बार सीखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डोमेन फंक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। तो y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ऐसा ग्राफ ऐसा होता है जिसमें जब x की वैल्यू नेगेटिव तो y इक्वल्स टू -x की तरह काम करेगा, और जब पॉजिटिव है तो y इक्वल्स टू +x की तरह काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को देखूँ तो यहाँ पे फंक्शन का डोमेन क्या है, यहाँ पे फंक्शन का डोमेन R है और इसका जो रेंज है वो क्या है, 0 से लेके इन्फिनाइट है। हाँ, लोग बोलते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है ना, क्योंकि ये दो फंक्शन दो ग्राफ से मर्ज है, ये उस जैसा दिखता है बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो उसका डोमेन क्या है, R है, इसका रेंज क्या है, 0 से लेके इन्फिनाइट है। तो ये कौन कौन से ग्राफ से मर्ज किया हुआ है, एक y इक्वल्स टू -x, दूसरा y इक्वल्स टू +x। इसके ऊपर भी हम जैसे हमने क्वाड्रेटिक के ट्रांसफॉर्मेशन करे +1 -1, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्या अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने स्टार्टिंग से क्या देखा, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा क्या कि हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, जब हमारी x की वैल्यू जब हम डोमेन देते हैं तो हमें वो इंटीजर प्रोवाइड करता है। इंटीजर भी कैसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हमेशा कहाँ की तरफ मुड़ेगा, वो हमेशा अपने राइट साइड की तरफ मूव करेगा। क्यों, राइट साइड वाला जो नंबर है वो अपनी सीरीज में सबसे बड़ा होता है, इसलिए वो राइट साइड मूव करेगा, और लेफ्ट साइड क्यों नहीं करेगा, अपनी सीरीज में सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब डोमेन आप R दोगे, रिटर्न में आपको क्या देगा, वो आपको एक इंटीजर देने वाला है। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं और बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने जब ग्राफ देखा तो वो एक स्टेप बना रहा था। ठीक है, और बॉक्स फंक्शन क्यों, बॉक्स नोटेशन बॉक्स की तरह होता है। बॉक्स उससे मिलता जुलता हमने फंक्शन देखा फ्रैक्शनल ऑफ x। फ्रैक्शनल ऑफ x क्या बोलता है, जब डोमेन आप R देते हो तो उसका रेंज 0 से लेके 1 होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, x माइनस बॉक्स x होती है। उसके बाद हमने देखा सिग्नम फंक्शन, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 तो -1, x की वैल्यू 0 है तो 0, x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1। वैसे ही हमने कौन सा देखा लास्ट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन दो फंक्शन से मिक्सअप है, एक y इक्वल्स टू -x, एक y इक्वल्स टू +x। y इक्वल्स टू -x कब डोमिनेट करेगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और y इक्वल्स टू +x कब डोमिनेट करेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। और उसका हमने ग्राफ देखा जिसका डोमेन R होता है और रेंज हमारा 0 से लेके इन्फिनाइट होता है। आज हमने सिर्फ इन तीनों फंक्शन के बेसिक ग्राफ देखे हैं, इनके ऊपर भी होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर
लेक्चर में देखेंगे। फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड अप। थैंक यू, बाय बाय।